हेलो स्टूडेंट्स। आज हम इस लेक्चर में देखने वाले हैं कुलम्ब्स लॉ के बारे में। जैसा आपको ये नाम बता रहा है, इट इज समथिंग रिलेटेड टू इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स। बिल्कुल, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के कॉन्सेप्ट पे बेस्ड एक लॉ प्रपोज किया गया है। और हम इस लेक्चर में इसकी थोड़ी हिस्ट्री जान लेंगे, इसका जो पहले पहले एक्सपेरिमेंट है उसके बारे में भी जान लेंगे, और इसके पीछे मतलब कैसे मतलब थियरी आया, और इसका मतलब क्या मतलब प्रपोज्ड लॉ है, इसके बारे में भी जान लेंगे। और लास्ट में एक दो आईआईटी जेईई मेंस और एडवांस का भी प्रॉब्लम लगा देंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स, इस टॉपिक में चलते हैं। पर ये याद रखिए कि ये काफ़ी इजी और इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसमें से काफ़ी बार आईआईटी जेईई में क्वेश्चंस पूछा गया है। तो इस लेक्चर पे अच्छे से ध्यान दें। और ज़रा मेरे बारे में बताऊं तो मेरा नाम मुरलीधरन है, और मैंने अपना बीटेक आईआईटी गुवाहाटी से कंप्लीट किया हूँ। और मैंने एमएसबी कंप्लीट किया हूँ यूनिवर्सिटी ऑफ कोलोराडो बोल्डर से, जो कि एक टॉप रैंकिंग यूएस यूनिवर्सिटी है। उसके अलावा मैंने टेक्नोलॉजी फील्ड में बहुत सारे पैटेंट एप्लीकेशंस भी फाइल किया हूँ स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजीज पे। चलो अभी चलते हैं इस लेक्चर पे। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है, हिस्ट्री इसके बारे में बताऊं तो जैसे आप जानते हो कि कुलम्ब्स जो है ये किसी के नाम के पीछे नेम किया गया है। एग्जैक्टली चार्ल्स ऑगस्टिन डी कुलम्ब ने 1785 में तीन पेपर पब्लिश किए थे इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म जर्नल पे, जहां पे उन्होंने कुलम्ब्स लॉ प्रपोज किया था। बल्कि ये पहले इंसान या फिर ये पहले साइंटिस्ट नहीं थे जिन्होंने इसके बारे में प्रपोज किया था। इससे पहले भी काफ़ी सारे लोग थे जिन्होंने इस पे काम किया था। जैसे बहुत ज़माने पहले टेल्स ऑफ मिलिटस ने इस पे एक थियरी बनाई थी। पर उन्होंने मैग्नेटिज्म बेस्ड एक थियरी बनाई थी, जो कि मतलब कुछ खास कॉन्सेप्ट नहीं बन पाया, कुछ खास लॉ नहीं बन पाया, काफ़ी सारी चीज़ों को प्रूव नहीं कर पाया। और अल्टीमेटली ये कुछ फ्रूटफुल रिजल्ट्स नहीं आए। तो ये कुछ बना ही नहीं था। और ये तब तक चला, लाइक 1600 1700 एडी तक ये ऐसे ही चलते रहा। जब तक थॉमस ब्राउन बोल के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने मतलब ये बोला था कि मतलब इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रिसिटी नाम का भी कुछ टर्म्स होता है। तो धीरे धीरे लोग मतलब चार्जेस के बारे में समझने लगे, और वो भी बोलने लगे कि अच्छा ऐसे कोई चीज़ भी होती है करके। तो लोगों को धीरे धीरे समझ में आने लगा कि इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। और उसके बाद भी काफ़ी सारे लोग थे इस पे जिन्होंने काम किया। पर ऐसी कोई बात थी कि चार्ल्स अगस्टिन डी कुलम ने पहली बार इसको अच्छे से थियराइज किया, इसको अच्छे से क्वांटिटेटिवली प्रूव किया, और इस पे एक्सपेरिमेंट भी कंडक्ट किए थे। और उसी टाइम पे पैरेलली हेनरी कैवेंडिश बोल के एक और साइंटिस्ट भी थे उन्हीं जमाने के, उसी टाइम पे उन्होंने भी पेपर भी लिखा था। पर उन्होंने कभी पब्लिश किया ही नहीं था। तो नाम पूरा कुलम को चले गया। तो ये बात हुई कुलम्ब्स के बारे में। और इन्होंने ये समझते हैं कि इन्होंने इस चीज़ को प्रूव कैसे किया, और इन्होंने इस चीज़ को आगे कैसे बढ़ाई, इन्होंने इस चीज़ के बारे में क्या समझी, ये पूरा डिटेल में समझते हैं। उससे पहले इसके पीछे जो एक्सपेरिमेंट है इसके बारे में थोड़ा समझते भी हैं। तो इसके बारे में बताया तो कुलम्ब्स ने एक टॉर्शन बैलेंस ही बनाया था, एक नया आविष्कार ही बनाया था इस चीज़ को प्रूव करने के लिए। तो उन्होंने एक टॉर्शन बैलेंस के नाम की एक लाइक डिवाइस मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट बनाई थी, जो कि कुलम्ब्स लॉ प्रूव करने के लिए स्पेसिफिकली काम आया, और उन्हें उससे मतलब कुलम्ब्स टॉर्शन बैलेंस कहते थे। तो ये कुछ ऐसे काम करता था कि यहाँ पे एक सिल्क थ्रेड ऊपर से वो सस्पेंड किए रखते थे, जो कि एक अच्छे से मतलब ये फ्री सिल्क थ्रेड है, और ये मतलब घूम सकता है। और उसके बाद इस पे एक नीडल लगा रहता था, और यहाँ पे एक मेटालिक स्पीयर रहता था जो कि अनचार्ज्ड है, और यहाँ पे एक मेटालिक स्पीयर रहता था जो कि चार्ज्ड है। और ऐसी कोई बात थी कि वो यहाँ पे जो चार्ज्ड मेटालिक स्पीयर है या फिर चार्ज स्पीयर है, उसके अगल बगल में बाहर से एक और लाइक चार्ज ऑब्जेक्ट को उन्होंने सस्पेंड किया था। तो जैसे आप लाइक चार्ज और लाइक चार्ज एक दूसरे के मतलब पास लाओगे तो क्या होता है, रिपल होएंगे। तो ऐसे ये भी रिपल हुआ था। तो ये जो
थ्रेड है, ये जो नीडल है वो रोटेट होने लगा और इस मेजरिंग स्केल पे उसको आप मेजर कर सकते हो। और एग्जैक्टली वही उसके टॉर्शन बैलेंस पे भी चला था कि उन्होंने मतलब मेजरिंग स्केल पे मेजर कर पाए थे। तो उनको मतलब ये एक रीजन ये भी था कि उन्होंने लाइक चार्जेस इसीलिए चूज किया था इसके वजह से क्योंकि वो काफी इजीली प्रूव कर सकते थे। और एक और चीज़ था कि इंस्ट्रूमेंट ही ऐसे डिज़ाइन था कि उनको रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे से मिला और वो मतलब अल्टीमेटली इस स्केल पे उस डिफ्लेक्शन को पढ़ पाए थे। तो जो भी डिफ्लेक्शन हो रहा है उसको पढ़ पाए थे और उस डिफ्लेक्शन को उन्होंने टॉर्क के एक्सप्रेशन में दिया था। तो इसको मतलब एक टॉर्क इक्विवेलेंट मिली थी और इस टॉर्क जो भी थीटा डिफ्लेक्शन था उसको एक टॉर्क में एक्सप्रेस किया और उसको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से मतलब के एक्सपेरिमेंट में यूटिलाइज किया और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बारे में जानने शुरू किए। क्योंकि ये जो बेसिक रिपल्शन जो भी हो रहा है ये चार्ज ऑब्जेक्ट की वजह से हो रहा है, तो ये चार्जेस की वजह से हो रहा है। इन चार्जेस के बीच के इंटरैक्टिव फोर्सेस को हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं। और इन्होंने यही चीज प्रपोज किया था कि ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स नाम का कोई चीज एग्जिस्ट करता है और ये कैसे बिहेव करता है, और ये धीरे धीरे समझते हैं कैसे बिहेव करता है, क्या क्या होता है। तो बात कुछ ऐसी थी कि उन्होंने एक नटशेल में बताया था, उन्होंने एक टॉर्शन बैलेंस बनाई थी जो कि कुलम्ब्स टॉर्शन बैलेंस के नाम पे लाइक बाद में नाम दिया गया था या फिर उन्होंने नाम रखा था। और उस टॉर्शन बैलेंस को यूज करके उन्होंने रिपल्सिव फोर्सेस लाइक चार्जेस के बीच में मेजर किया था और उन्होंने उस डिग्री स्केल के बेस पे पूरा एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किए थे। और उन्होंने पहली चीज ये प्रपोज की थी कि अगर कोई भी दो चार्जेस हो तो उनके बीच का जो लाइन उनको जॉइन करता है, तो जो लाइन जॉइनिंग इन दो चार्जेस है उसी जगह पे फोर्स एक्ट करती है, चाहे वो लाइक चार्जेस हो चाहे वो अनलाइक चार्जेस हो। लाइक चार्जेस मतलब क्या हो गया, पॉजिटिव और पॉजिटिव लाइक चार्जेस हो गए, नेगेटिव और नेगेटिव पेयर लाइक चार्जेस हो गए। और अनलाइक चार्जेस वो हो गए जो कि एक पॉजिटिव बन गया जैसे आप यहां पे देख रहे हो और दूसरा नेगेटिव बन गया। अच्छा, यहां पे भी तो मतलब फोर्स लाइन जॉइनिंग टू चार्जेस पे एक्ट करता है, तो डिफरेंस क्या है, लाइक चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करते हैं, लाइक चार्जेस एक दूसरे से मतलब दूर भागने की कोशिश करेंगे। जैसा आप यहां पे देख रहे हो कि फोर्स एक दूसरे को लाइक एक को दूसरे से मतलब दूर कर रहा है और अनलाइक चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं और एक दूसरे के आसपास वो भाग रहे हैं। तो इन्होंने ये चीज बताई थी कि फोर्स एक्ट्स अलोंग द लाइन जॉइनिंग टू चार्जेस, और ये भी बताए थे कि लाइक चार्जेस रिपेल करते हैं और अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं। और उसके बाद इन्होंने ये चीज बताई थी कि मतलब जो भी मतलब ये फोर्स है जो क्वांट मतलब इसकी मैग्नीट्यूड की बात करें, इसकी क्वांटिटेटिवली मैग्नीट्यूड की बात करें, तो ये फोर्स उस चार्जेस के मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करता है। जैसे कि यहाँ पे मान लो कि ये चार्ज Q1 है और आपने इसकी वैल्यू बढ़ाई, तो ये महसूस किया गया था कि जो फोर्स F12 है जो इस चार्जेस के बीच में जो फोर्स है ये भी बढ़ने शुरू किया। और सिमिलरली यहाँ पे मान लो कि ये चार्ज Q2 है और आपने एक और काम किया था इस बार, जैसे वहां पे वो इमेजिन करो वही जो चार्ज स्पीयर्स है उनमें से एक चार्ज स्पीयर में से थोड़ा चार्ज निकाल दिया और इसकी मतलब वैल्यू कम करने शुरू किए, तो ये जो फोर्स है ये भी घटना शुरू हुआ। तो ये भी प्रपोज किए थे कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस, और एग्जैक्टली पता है तो फोर्स दोनों चार्जेस के मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करते हैं और इनफैक्ट उनके प्रोडक्ट पे डिपेंड करते हैं। और उसके बाद बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग चीज उन्होंने ये ऑब्जर्व किया था कि जैसे जैसे उस चार्जेस जो लाइक चार्जेस अगर आप इमेजिन कर सकते हो जो भी है वो टॉर्शन कूलम्ब्स बैलेंस को इमेजिन कर सकते हो, तो वहां पे उन्होंने ये काम किया था कि उस चार्जेस के बीच में उन्होंने डिस्टेंस बढ़ाया। तो उन्होंने डिस्टेंस बढ़ाया तो ये चीज ऑब्जर्व किया था कि ये फोर्स घटने शुरू हुआ। तो एक इनवर्स रिलेशन एग्जिस्ट कर रहा था फोर्स और डिस्टेंस बिटवीन दी चार्जेस के बीच में।
और ये एग्जैक्टली बताया गया। तो इन्होंने ये फाइंड आउट किया था कि ये इनवर्स स्क्वायर रिलेशन एग्जिस्ट करता है फोर्स और डिस्टेंस के बीच में। दैट इज, अगर r को डिस्टेंस मान ले बिटवीन द चार्जेस, देन फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। तो इन्होंने एक काम किया था कि इसको इन्होंने मतलब एक y एक्सिस पे फोर्स को प्लॉट किया, और अगर आपने x एक्सिस पे डिस्टेंस बिटवीन देम को प्लॉट किया तो ऐसे कुछ कर्व आता है। इधर उन्होंने मतलब बुक में लिख लिख के मतलब ऑब्जर्व किया होगा वैल्यूज को, या फिर ग्राफ प्लॉट किए रहेंगे। क्वांटिटेटिवली प्रूव करने के लिए जनरली उस टाइम पे शायद से उन्होंने नंबर्स और इक्वेशन लिखे होंगे, जो भी चीज़ है, पर उन्होंने ये फाइंड किया था कि जब आप y एक्सिस पे फोर्स को लिखते हो और x एक्सिस को डिस्टेंस पे लिखते हो तो y इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/x² फाइंड किए थे। तो ये बात इन्होंने सब कुछ तो ढूंढ तो लिया, और एक और खास बात इसमें ये भी था कि फोर्स इज डिपेंडेंट अपॉन मीडियम। ठीक है, जनरली ये बताया जाता है कि फोर्सेस इज नॉट डिपेंडेंट अपॉन मीडियम। कौन से मीडियम में क्या एक्ट कर रहा है इस पे तो डिपेंड नहीं करता है। और मीडियम जैसे मतलब मान लो कि ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया, ग्रेविटेशनल फोर्स इज नॉट डिपेंडेंट अपॉन मीडियम। पर मान लो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो या फिर मैग्नेटिक फोर्स हो, ये सब चीजें मीडियम पे डिपेंड करती है। बिल्कुल, और इन्होंने इस चीज को ढूंढा और ये बताया था कि फोर्स डिपेंड्स अपॉन मीडियम। यहाँ पे जैसे जैसे आप मीडियम बदल रहे हो, मान लो कि आपने एक मीडियम लिया N1 लाइक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के साथ और दूसरा मीडियम लिया N2 डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के साथ, और मान लो कि N1 मतलब इलेक्ट्रिकली काफी डेंसर मीडियम है, तो इनके बीच का जो इंटरेक्शन है वो कम होने शुरू हो जाएगा। और मान लो कि आपने अभी इसको दूसरा मीडियम में रखा N2 मीडियम में, और वो मीडियम का मतलब डेंसिटी मतलब मतलब हम लोग फिजिकल डेंसिटी की बात नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिक डेंसिटी की। तो अगर इसका इलेक्ट्रिक डेंसिटी कम है, इसका पोलराइजेशन एबिलिटी कम है, तो ये आप काफी डिटेल में समझोगे फ्यूचर में। तो अगर इसकी पोलराइजेशन एबिलिटी कम है तो ये होता है कि इनके बीच का मतलब इंटरैक्शन फोर्सेस पहले से ज्यादा बन जाएगा। ठीक है, तो इसको हम n को एक नाम दे देते हैं। एक्चुअली हम इसको k से बुलाते हैं जनरली, पर हम लोग कुलम्ब्स कांस्टेंट को भी k से डिनोट करने वाले हैं, तो इसीलिए हम अभी इसको n के नाम से बुला रहे हैं। और n क्या होता है? n डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है, और या फिर रिलेटिव परमिटिविटी भी बोल सकते हो। तो रिलेटिव परमिटिविटी यहाँ पे काफी मतलब क्या बोल सकते हैं, लाइक मोर रेलेवेंट है इस जगह पे। तो डाइलेक्ट्रिक परमिटिविटी भी बोल सकते हो, या फिर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोल सकते हो इसको, या फिर रिलेटिव परमिटिविटी भी बोल सकते हो। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट काफी ज्यादा यूज करोगे आप कैपेसिटर्स में, और यहां पे हम लोग ज्यादातर यूज करेंगे रिलेटिव परमिटिविटी टर्म को। ठीक है, आप अगर ये चीज समझ गए तो आपको पूरा कुलम्ब्स लॉ समझ में आ गया। और इनफैक्ट ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है ज्यादा डेंसर हो। अगर जितना जितना मीडियम की इलेक्ट्रिक डेंसिटी बढ़ रहा है वैसे वैसे उसकी फोर्स घट रहे हैं। और क्या क्या हमने ऑब्जर्व किया? हमने अभी ये सब चीजें ऑब्जर्व किया था कि फोर्स इज ऑल्सो डिपेंडेंट अपॉन मीडियम, और ये सब चीजें एक मतलब कंसाइज तरीके से बताया तो फोर्स इज डिपेंडेंट अपॉन प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस और डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस। तो डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस कैसा था? इनवर्स स्क्वायर लॉ था। और मीडियम ऑफ इंटरैक्शन, एक काफी तीन इंपॉर्टेंट चीजें थी। इसके अलावा फोर्सेस एक्टिंग अलोंग द लाइन जॉइनिंग द चार्जेस। सही समझा आप? अभी ये हो गया कुलम्ब्स लॉ। और ये भी एक और चीज, ये भी हमने एक और पोस्टुलेट ये भी देखा था कि लाइक चार्जेस रिपल एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट। एक पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, और एक नेगेटिव नेगेटिव चार्ज पेयर या फिर पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज पेयर एक दूसरे से दूर भागेंगे, एक दूसरे को रिपल करेंगे। बिल्कुल। अभी
ये जो प्रोपोर्शनैलिटी ढूंढा इसको एक इक्वेशन में उन्होंने रख दिया और उन्होंने बोला कि यहाँ पे बीच में इस फोर्स को न्यूटन में एक्सप्रेस करने के लिए वहां पे उन्होंने कांस्टेंट इंट्रोड्यूस किया था। उस कांस्टेंट का नाम था, यहां पे देखोगे तो प्रोपोर्शनैलिटी जो चल ही रहा है, Q1 Q2 इज प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 का प्रोडक्ट तो चल ही रहा है और नीचे आर स्क्वायर भी आ ही रहा है, 1/r², इनवर्स स्क्वायर लॉ भी चल ही रहा है और मीडियम की जो फैक्टर है वो इंक्लूड हो जाएगा कुलम्स लॉ पे। फ्यूचर में हम इस चीज को समझेंगे, इनफैक्ट एक प्रॉब्लम पे डाल के इसको समझ लेंगे अच्छे से। तो यहाँ पे और वो प्रॉब्लम एक्चुअली काफी लाइक पॉपुलर प्रॉब्लम भी है आपकी जेई के पर्सपेक्टिव से बात करें तो उसके बारे में बाद में समझते हैं। तो ये हो गया कुलम्स कांस्टेंट, ठीक है। एक कुलम्स कांस्टेंट, इसके बीच में इस प्रोपोर्शनैलिटी साइन को हटा के यहाँ पे इक्वालिटी साइन या फिर इक्वल साइन लाने के लिए उन्होंने एक कुलम्स कांस्टेंट को इंट्रोड्यूस किया था। और इस कुलम्स कांस्टेंट के बारे में बात करें तो इस कुलम कांस्टेंट का वैल्यू है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। और एग्जैक्टली यहाँ पे इसका कांस्टेंट है तो ये जरूरी नहीं है उसका कोई डायमेंशंस ना हो। कांस्टेंट की डायमेंशंस होते हैं, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की भी डायमेंशंस होते हैं, यहाँ पे कुलम्स कांस्टेंट की भी डायमेंशन है। और कुलम्स कांस्टेंट का वैल्यू क्या है, 9 इंटू 10⁹, यहाँ पे 8.99 लिखा गया है, आप इसको 9 इंटू 10⁹ पे याद कर सकते हो। 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कुलम स्क्वायर। और एप्सिलॉन नॉट की बात करें तो इसकी वैल्यू हो गई 8.85 इंटू 10⁻⁻12 और इसका डायमेंशंस हो गया एग्जैक्टली उल्टा ऑफ योर कुलम्स कांस्टेंट। इसका वजह क्यों है, क्योंकि 4 पाई डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। बस इतना ही है, ये वैक्यूम की वैल्यू है। अगर हम वैक्यूम की बात ना करें तो इस पूरी फोर्स को उस डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या रिलेटिव परमिटिविटी से डिवाइड करेंगे। तो अभी तक हम जो समझ रहे किसके बारे में, कौन सी टाइप ऑफ फोर्स है, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक। कुलम्स लॉ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बारे में ही बात करता है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बारे में ही बात करता है तो इसके पीछे कोई लिमिटेशंस भी होंगे, इसके पीछे कोई कमियां भी होती है। तो इस कमियां को समझते हैं। तो कुलम्स लॉ का ये कमियां है कि लाइक ये लिमिटेशंस है कि इसमें मतलब ये जो लॉ है ये डिस्ट्रीब्यूटेड चार्जेस पे नहीं, सिर्फ और सिर्फ पॉइंट चार्जेस पे वैलिड है। और या फिर एक और चीज भी है, ये स्पेरिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस पे वैलिड है। पर स्पेरिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस के केस में हम ये कहते हैं कि मान लो कि आपके पास एक स्पेरिकल बॉडी है और उस पे पूरा चार्जेस डिस्ट्रीब्यूटेड है यूनिफॉर्मली। अगर उस पे चार्जेस यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो हम बोलेंगे कि ये जो चार्जेस है उसके सेंटर पे एक पॉइंट चार्ज की तरह एक्ट करता है। तो दोबारा हम उसी पॉइंट पे आ रहे हैं कि ये पॉइंट चार्जेस पे वैलिड है। और यहां पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज, हम इलेक्ट्रोस्टैटिक की बात कर रहे हैं तो चार्जेस स्टेशनरी होनी चाहिए कुलम्स लॉ लगाने के लिए, और डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस काफी ज्यादा होना चाहिए कंपेयर टू द साइज ऑफ द चार्जेस। तो तीसरी लिमिटेशन या फिर तीसरी चीज, ये जब कुलम्स लॉ वैलिड है उसमें ये भी जरूर आपको नोटिस करना चाहिए या फिर ये भी चीज आपको इंक्लूड करना चाहिए कि उनके बीच में जो डिस्टेंस है वो काफी ज्यादा होना चाहिए कंपेयर टू द साइज ऑफ द चार्जेस। तो यहाँ पे एक और चीज आप ये भी सोच सकते हो कि साइज ऑफ द चार्जेस डिसेंट हो पर उनके बीच में इतना ही ज्यादा डिस्टेंस हो कि वो चार्जेस पॉइंट चार्जेस की तरफ दिखने शुरू हो जाए, बस। और ये इंपॉर्टेंट 3 लिमिटेशन है इस पे। और इसके अलावा एक और चीज हम लोग को ये समझने की काफी जरूरत है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की बात कर रहे हैं यहाँ पे कुलम्स लॉ में, जो कि एक वेक्टर क्वांटिटी है या फिर वेक्टोरियल क्वांटिटी है। तो हम वेक्टर क्वांटिटी को कुछ लाइक आर कैप या फिर उसकी डायरेक्शन तो बताना है, ये फोर्स की मैग्नीट्यूड की तो बात कर रहे हैं हम लोग अभी तक। तो उसकी डायरेक्शन को हम लोग एक आर कैप से मल्टीप्लाई करके इंडिकेट करेंगे। जो आर कैप होगी वो कैसी होगी, लाइन जॉइनिंग दी टू चार्जेस, राइट। तो हमने ये किया कि जो भी पहले हम लोग ने वैल्यू डिराइव किया था
या मान लो कि कुलम्ब्स ने एक्सपेरिमेंटली फाइंड किया था, उसको एक आर कैप से मल्टीप्लाई कर दिया, और ये आर कैप की वैल्यू क्या होती है, R2 माइनस R1 डिवाइडेड बाय R1 माइनस R2 मैग्नीट्यूड। ये समझोगे धीरे धीरे कि ये R21 कैप है, ठीक है, इसको बोल दिया F21। तो F21 की डायरेक्शन कौन सी होनी चाहिए, ये इस तरफ होनी चाहिए ना, बिल्कुल। आप R1 से R2 की तरह जा रहे हो, आप यहां पे देखोगे तो फोर्स तो इस डायरेक्शन में, दोनों लाइक चार्जेस है, एक दूसरे से रिपेल कर रहे हैं, तो ये होनी चाहिए R2 माइनस R1, क्योंकि यहां से उस तरफ जा रहा है। अगर उसकी बात करें, मतलब इसकी बात करें, इसका नेगेटिव ले सकते हो, या फिर R1 माइनस R2 डिवाइडेड बाई दी मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। भाई आर स्क्वायर की बात कर रहे हैं हम लोग, आर की बात करें, तो ये एक्चुअली आर ई तो है, और क्या चीज है, और आर भी तो यही तो चीज है, ठीक है। तो हम अभी भी मतलब F21 की बात कर रहे हैं। F21 इज नथिंग बट K इंटू Q1 Q2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, कुलम्स कांस्टेंट इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस का प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर इंटू R2 माइनस R1 डिवाइडेड बाय R1 माइनस R2। ओके, ये चीज तो आपको बिल्कुल समझ में आ गया मुझे लगता है। चलो, ये चीज तो काफी क्लैरिटी मिल जाना चाहिए अभी तक, और अभी चलते हैं दूसरे चीज पे। तो इसको इस तरफ से भी लिख सकते हैं, नीचे मतलब मैंने उस इधर इसको लिख लो R³ या फिर लिख लो R1 माइनस R2 का होल क्यूब, और मल्टीप्लाई करो जरूर इस वेक्टर से, क्योंकि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, बिल्कुल, बस इतनी ही बात है। अब दूसरी बात भी ये समझ लेते हैं, F21 और F12 इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड तो इक्वल है, एक दूसरे चार्जेस पे, भले ही चार्जेस का मैग्नीट्यूड अलग अलग हो, एक दूसरे पे जो फोर्स एक्ट कर रही है इन दोनों की इंटरेक्शन के वजह से इक्वल है मैग्नीट्यूड में। पर हम जब फोर्स की बात कर रहे हैं तो वो तो वेक्टर क्वांटिटी है, तो ये दोनों नॉट इक्वल टू ईच अदर है। इनफैक्ट ये ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो एक नेगेटिव साइन लगा दीजिए। आप हमेशा कहां से शुरू करोगे, अब फाइनल डायरेक्शन पे शुरू करोगे और इनिशियल डायरेक्शन की तरफ जा रहे हो। तो अभी आपके माइंड में ये भी तो आ रहा होगा कि अगर मैं मतलब मान लो कि अभी तक तो हम जो भी बात कर रहे हैं ये तो लाइक चार्जेस के लिए है, मान लो कि एक पॉजिटिव चार्ज हो गया और दूसरा नेगेटिव चार्ज हो गया, हम अनलाइक चार्जेस की बात कर रहे हैं, तो इस केस में क्या होगा। देखो, बहुत सिंपल सी बात है, हमारा जो भी एक्सप्रेशन है वहां पे अगर आपने Q1 और Q2 का वैल्यू जो भी है उसके साइन के साथ अगर सब्स्टिट्यूट कर दोगे ना, तो आपको वैल्यू मतलब जो फोर्स की डायरेक्शन है वो मिल जाएगा। आपको इस चीज की फिक्र करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, आपको मतलब डायरेक्शन सब कुछ टेक केयर हो जाता है। मान लो कि यहाँ पे Q2 की वैल्यू जो फाइनली हम मैग्नीट्यूड निकलने वाले, ये तो नेगेटिव है, तो यहां पे डायरेक्शन इस डायरेक्शन में होने की वजह से मतलब इस डायरेक्शन के होने के जगह पे वो उल्टा हो जाएगा, क्योंकि हमने अपने नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई कर दिया, बस बात खत्म। और आपको वही चीज लगानी है, सब कुछ वही लगानी है, बस आपको उसका साइन सही तरफ से सब्स्टिट्यूट करोगे तो वैल्यू मिल जाएगी। बस हम ये यहाँ पे यही बात कर रहे हैं, यहाँ पे -Q2 लगा दिया। ये F21 का डायरेक्शन अभी देख रहे हो, तो एक दूसरे के पास भाग रहे हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, और ये बाकी चीजें वही के वही रह गया, कूलम्ब्स कांस्टेंट रह गया, प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस रह गया, नीचे आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिया, और यहाँ पे नेगेटिव साइन आ गया, वही R21 कैप भी काफी। और ये खास ध्यान रखो कि ये अभी R21 कैप ही रखना है, R12 कैप नहीं रखोगे जब आप साइन प्रॉपरली सब्स्टिट्यूट कर दोगे तो। बस ये मेजर बात तो खत्म हो गई इसके पीछे, या ये हो गया आपकी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स और कूलम्ब्स लॉ के पीछे थियरी। अब चलते हैं जेई मेंस प्रॉब्लम पे चलते, जो कि एक आध बार आपके जेई एडवांस में भी पूछा जा चुका है, और रिसेंटली जेई मेंस में भी पूछा जा चुका है, जो कि काफी पॉपुलर प्रॉब्लम है, और ये थोड़ा कॉम्बिनेशन में भी आता है। अगर ये जेई एडवांस की बात करें तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आपके मैकेनिक्स के कॉम्बिनेशन में काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स आते भी हैं, तो इस चीज को समझते ये काफी इजी प्रॉब्लम है और काफी इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम भी है।
चलो, और यहाँ पे हम लोग मीडियम की इफेक्ट की बात करने वाले हैं। तो ये जरूर याद रखिए कि अब तक हम लोग ने मीडियम पे जो डिस्कशन किया था, एक और बार मैं आपको बता देता हूं। मान लो कि मीडियम का हो गया डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के, ठीक है। हम जनरली के, या फिर अच्छे से बताऊं तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में इसको एप्सिलॉन और रिलेटिव परमिटिविटी से इंडिकेट करते हैं, ठीक है। तो एक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हो गया के, तो वहां पे अगर मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की बात करूं, जो क्वांटिटी हमने लिखा था वो बन जाएगा कैसे, जो वैक्यूम में जो फोर्स है डिवाइडेड बाय, खत्म बात। चलो अभी चलते हैं इस प्रॉब्लम में। तो यहां पे दिया गया है टू आइडेंटिकल चार्ज पेयर्स आर सस्पेंडेड बाय अ स्ट्रिंग्स of equal length. The string makes an angle of 30 degrees with each other when suspended in a liquid of density 0.8 gram per centimeter cube. तो ये चीज अच्छे से समझ लीजिए कि पहले क्या था, इनको हवा में रखा था। जो इनको हवा में रखा था तो इनके बीच का जो स्ट्रिंग्स है, दो चार्ज स्फीयर्स है, जैसे उस कुलम्ब्स एक्सपेरिमेंट में देखे थे वैसे दो चार्ज स्फीयर्स है, और उनको हवा में रखा था तो उनके बीच में एंगुलर सेपरेशन 30 डिग्रीज था। और इसके बाद इसको सस्पेंड किया एक लिक्विड में, तो क्या होने लगेगा, एक मीडियम का इफेक्ट तो आने लग गया। ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ इंटरेक्शन है वो कम होने लगेगा। और एक और चीज भी यहां पे एक्ट कर रही है, वो हो गया बुयांसी फोर्स, ठीक है। और इनके वजह से अगर आपने दोबारा देखा तो ये एंगल सेम रहा। और ये भी दिया गया कि जो मटेरियल के साथ हम लोग डील कर रहे हैं उसका डेंसिटी हो गया 1.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू क्या होगी उस लिक्विड की, हमें ये के की वैल्यू ढूंढनी है। फिर आप चलते हैं इस प्रॉब्लम में। इस प्रॉब्लम में हमें खास करके वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने की जरूरत नहीं है, हम बस कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं जो कि एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो मान लिया कि दो चार्ज स्फीयर्स है और दोनों भी पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर्स है, जैसे आप इस डायग्राम में देख रहे हो, और इनके बीच में एंगुलर सेपरेशन 30 डिग्री से, और मान लो कि इनके बीच में हाफ एंगल हो गया थीटा जो कि 15 डिग्री से। अभी हम इस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट नहीं करेंगे, हम धीरे धीरे उसको सब्स्टिट्यूट करेंगे और समझेंगे। और ये भी मान लो कि इनके बीच में डिस्टेंस कुछ डी है, ठीक है। ये कुछ भी नहीं बदला। अभी दोनों केसेस की बात करें तो ये डिस्टेंस डी भी नहीं बदला, चार्ज भी नहीं बदला, सिर्फ और सिर्फ मीडियम बदला। जो फोर्स का जो मतलब एब्सोल्यूट मैग्नीट्यूड है वो कांस्टेंट ही रहा ड्यू टू डिस्टेंस एंड मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस। पर एक्चुअल इंटरैक्टिव फोर्सेस तो कम हो गए क्योंकि आपने मीडियम में डिप किया। तो पहली केस की बात करते हैं, जब हम लोग ने हवा में रखा था, तो जब एयर में रखा था, तो ये तो काफी पॉपुलर प्रॉब्लम है। इसमें तो आपको एक पहली चीज तो ये करनी है कि कंपोनेंट रिजॉल्व करोगे। तो हम लोग ने एक टेंशन मान लिया स्ट्रिंग पे, और उस टेंशन की कंपोनेंट्स को रिजॉल्व करेंगे। और आप देखोगे तो ऑल्टरनेटिंग एंगल है, और ये भी थीटा बन जाएगा जो कि 15 डिग्री है। और आप दो कंपोनेंट्स ऑफ टेंशन निकालोगे, एक हो गया टी कॉस ऑफ थीटा और दूसरा हो गया टी साइन ऑफ थीटा, ठीक है। ये दो कंपोनेंट्स मिल गए। यहां से हम लिख सकते हैं कि इसको मान लो कि एफ ई लिखते हैं, जो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, जिसकी वैल्यू है, हम ए भी डिफाइन कर देते हैं, एफ ई का वैल्यू है जो कुलम्स कांस्टेंट इनटू दोनों आइडेंटिकल चार्जेस है, दोनों की वैल्यू क्यू ले लेते हैं। ये तो इसकी ज़रूरत तो नहीं पड़ेगी इस प्रॉब्लम में, बस लिख देते हैं। और उनके बीच का सेपरेशन का डिस्टेंस हो गया डी स्क्वायर। इन पे तरह तरह के प्रॉब्लम बनते हैं, मतलब ये तो एक ही टाइप ऑफ प्रॉब्लम हो गया। अब अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर देखोगे तो इन पे अलग अलग टाइप के प्रॉब्लम बनते हैं, ठीक है। तो एयर में पहली कंडीशन तो हम ये जानते हैं कि एफ ई इज इक्वल टू, यहां पे कौन से कंपोनेंट बैलेंस कर रहा है, टी साइन थीटा, ठीक है।
सॉरी, ठीक है, ये चीज फिक्स कर लो माइंड में कि एफ ई मतलब क्या लिख रहे हैं यहाँ पे, के क्यू स्क्वायर बाई डी स्क्वायर। और इसको यूज करने से काफी इजीली आपकी प्रॉब्लम निपट सकती है, एग्जाम में काफी क्विकली निपट सकती है इनफैक्ट इसकी बात करें तो। और हम एक और चीज की बात कर रहे हैं, ये हो गया इसकी वेट। और एक और इंपॉर्टेंट चीज ये भी है कि चार्ज बॉडीज के वेट होते हैं, चार्ज के साथ वेट भी इन्फ्लुएंस होता है, क्योंकि चार्जेस की भी तो वेट है। तो बोलो एफ जी, और एफ जी इज इक्वल टू कितना हो गया, टी कॉस थीटा, जो कि ये हो गया बैलेंसिंग फोर्स। चलो ये चीज समझ गए तो काफी आसान है। इसके बाद एक छोटी सी चीज मैं आपको बता दूं, एफ जी की वैल्यू क्या होती है, एम जी, और एम की वैल्यू क्या होती है। अगर इस बॉडी की बात करें तो मान लो कि इसका हो गया डेंसिटी ऑफ दिस बॉडी हो गया, हम दे देते इसको रो एम, मटेरियल डेंसिटी। तो इसकी वैल्यू क्या हो गई, डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम, मास इज इक्वल टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। इसको सब्स्टिट्यूट कर दो तो हम इस दूसरे इक्वेशन, जो सेकेंड इक्वेशन है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एफ जी इज इक्वल टू रो इंटू एम इंटू वी, रो एम वी इज इक्वल टू कितना हो गया, टी कॉस ऑफ टी। बिल्कुल। अभी हम क्या करेंगे, ये जनरली ये नॉर्मल सी चीज है इस क्वेश्चन में। पहले हम उस कॉन्स्ट, क्योंकि हम टेंशन के बारे में तो जानते नहीं है इस क्वेश्चन में, हमें टेंशन से कोई मतलब भी नहीं है, तो हम इन दोनों के रेशियो निकाल देंगे। दोनों कंडीशन में हम यही करने वाले हैं, क्योंकि इसका रेशियो तो कांस्टेंट है, क्योंकि एंगल तो कांस्टेंट है। तो हमने बोल दिया कि tan ऑफ थीटा, जो एक्सप्रेशन 1 निकला था, उसको एक्सप्रेशन 2 से डिवाइड करो, क्योंकि एक्सप्रेशन 1 क्या था अपना, टी साइन ऑफ थीटा, और एक्सप्रेशन 2 क्या था, टी कॉस ऑफ थीटा। तो यहां पे ऊपर क्या आएगा, टी साइन ऑफ थीटा डिवाइडेड बाई टी कॉस ऑफ थीटा। ये तो tan थीटा ही बन गया ना, टेंशन की वैल्यू घट गए। बट एक्चुअल में ये क्या है, वन इज योर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और 2 क्या है आपकी ग्रेविटेशनल फोर्स, या बोलो कि वेट, जो हो गया रो इंटू वी। ठीक है, तो ये tan थीटा भी बन गया वैल्यू, जो ये सही है, हम ये तो समझ गए। ऊपर आएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और नीचे आएगा इसकी वेट जो mg है, और उसको हम लिखेंगे रो ऑफ द मटेरियल इनटू वॉल्यूम इनटू जी। रो ऑफ द मटेरियल कितनी है इस केस में, 1. चलो आपको मिल गया पहली एक्सप्रेशन। और इसको हम लिख देते हैं इससे ऐसे। अब हमें दूसरा रिलेशन भी डिराइव करना है, जब आप लिक्विड में सस्पेंड कर रहे हो, तो ये काफी इजी है, मतलब ये काफी, मतलब यही स्टेप्स फॉलो करना है और आपको ये सोल्यूशन डेफिनेटली इजीली मिल जाएगा। अब मान लो आपने एक मीडियम में रख दिया, अभी इसको एक मीडियम में रख दिया तो क्या होगा, यहाँ पे एक लिक्विड आ गया, और उस लिक्विड के वजह से यहाँ पे एक बुयांसी फोर्स तो एक्ट करेगा ही। और वो बुयांसी फोर्स की वैल्यू क्या होती है इस लिक्विड की, मान लो कि कुछ लाइक डेंसिटी रो एल है, इस केस में रो एल का वैल्यू हम देखेंगे क्या है, ये हो गया रो एल इंटू वॉल्यूम इंटू जी, जो कि एग्जैक्ट ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करेगा वेट के। तो यहां पे परपेंडिकुलर डायरेक्शन में बैलेंसिंग फोर्स क्या हुआ, टी ऑफ कॉस थीटा। सेम ही चीज बात करें, अगर यहां पे दिखाऊं तो ये हो गया सेम फोर्सेस, सेम सब कुछ, दोनों भी तो मतलब लिक्विड में इमर्स किया गया है, तो यहां पे भी ये थीटा हो गया।
और यहां पे ये क्या हो गया, t ऑफ कॉस ऑफ थीटा। तो ये t ऑफ कॉस ऑफ थीटा की वैल्यू क्या है, कितना हो गया t ऑफ कॉस ऑफ थीटा की वैल्यू, mg, जो कि हम लोग ने लिखा था कि रो इंटू रो ऑफ द मटेरियल इंटू वॉल्यूम इंटू जी, और उसके एग्जैक्ट ऑपोजिट डायरेक्शन में क्या एक्ट कर रहा है, पियोंसी फोर्स, जो हो गया रो ऑफ लिक्विड इंटू वॉल्यूम इंटू जी। चलो अभी टी कॉस थीटा का एक्सप्रेशन, ये हो गया टी कॉस थीटा का एक्सप्रेशन। अब हो गया, हम बात करते हैं दूसरी कंपोनेंट, जो कि काफी आसान कंपोनेंट है, पर यहां पे भी तो एक छोटा सा तो ट्विस्ट है ही। अभी तो फोर्स F नहीं है, अगर इन दोनों के बीच में जो लिक्विड है उसका मान लो कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है, तो फोर्स भी F/K बन चुका है। बस इतनी सी ही बात है, हम मानेंगे कि जो बीच में जो लिक्विड था उसकी हो गई एक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K। तो अब बन गया आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना, Fe, जो भी Fe वैल्यू माने थे वो पूरा K इंटू Q1 Q2, यहां पे Q स्क्वायर बाई R स्क्वायर डिवाइडेड बाई K इज इक्वल टू कितना हो गया, यहां पे बैलेंसिंग फोर्स कौन सा है, जो दूसरे कंपोनेंट ऑफ टेंशन है, जो कि हो गया T साइन ऑफ थीटा। ठीक है, इजी है, बिल्कुल बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन है, तो बस फोकस करना है इस क्वेश्चन पे, कुछ खास नहीं है इस क्वेश्चन। तो अभी अब देखोगे तो हमें मिला, अगर मैं ए और बी को डिवाइड करूं तो दोबारा टेंशन टेंशन तो कट जाएंगे, हमें क्या मिलेगा, tan ऑफ थीटा। ठीक है, और ये कितना मिलेगा, यहां पे ऊपर आएगा लाइक Fe/K, ये जो वैल्यू देख रहे हो, और नीचे आएगा रो ऑफ मटेरियल माइनस रो ऑफ लिक्विड इंटू दैट ऑफ वॉल्यूम इंटू दैट ऑफ, आसान सा क्वेश्चन है। तो चलो इसको बना दिया हमने नंबर 2। और हम एक और चीज भी तो बता सकते हैं नंबर 1 और नंबर 2 से, tan थीटा की तो वैल्यू इक्वेट कर रहे हैं नंबर 1 और नंबर 2 में। ठीक है, तो फ्रॉम 1 और 2 हम ये लिख सकते हैं tan थीटा इज इक्वल टू, यहां पे क्या हुआ, Fe बाई रो इंटू एम इंटू वॉल्यूम इंटू जी। रो ऑफ मटेरियल इंटू वॉल्यूम इंटू जी, बेसिकली पहले लिक्विड था नहीं, तो ये नॉर्मल इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डिवाइडेड बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इन लाइक मान लो कि एयर या फिर वैक्यूम डिवाइडेड बाय वेट। और दूसरी बार आएगी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो कि घट चुका है, Fe/K डिवाइडेड बाय क्या होगा, बुयांसी फोर्स को सब्सट्रैक्ट करोगे, जो कि मटेरियल डेंसिटी को लिक्विड डेंसिटी से सब्सट्रैक्ट कर दो, और ये हो गया वॉल्यूम इंटू जी। ठीक है,
अभी इस एक्सप्रेशन को हम लोग ध्यान से देखें तो एफ ई तो कट जाएगा। हम अभी इसकी मतलब इक्वलेंट एक्सप्रेशन लिख रहे हैं, वीजी भी कट जाएगा, तो हमें फाइनली मिलेगा क्या, हमें ऐसे कोई एक्सप्रेशन मिलेगी जो बताएगा कि रो ऑफ मटेरियल 1/रो ऑफ मटेरियल इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। यहाँ पे लगभग कप्पा समझ लो, वो उसकी वैल्यू काफ़ी अलग है, कूलम्ब्स कांस्टेंट की वैल्यू, उससे बिल्कुल कंफ्यूज मत हो जाइए। और ये हो गया रो मटेरियल इन माइनस दैट ऑफ रो ऑफ लिक्विड। बस अब के की वैल्यू बताऊं तो के की वैल्यू क्या हो गई, बहुत सिंपली हम बताएं तो के की वैल्यू बन गई रो ऑफ मटेरियल, जो नीचे वाला टर्म था वो ऊपर चले गया, यहां पे के यहां पे ऊपर आ गया, डिवाइडेड बाई रो ऑफ मटेरियल माइनस रो ऑफ लिक्विड। बस, और वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, जानते तो है रो ऑफ मटेरियल की वैल्यू क्या है, रो ऑफ लिक्विड की वैल्यू क्या है, सब कुछ दिए तो रखे हैं क्वेश्चन में। काफ़ी इजी सा क्वेश्चन, आपको पहले ही बताया था, और उसका एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर होता है। धीरे धीरे ये सब आपको याद रखने की भी ज़रूरत नहीं है, जैसे एग्जाम में जाओगे इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ लोगे, ये काफ़ी फास्ट होने लग जाएगा। ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है, दोनों की यूनिट्स सेम है, यूनिट्स का भी ध्यान रखना पड़ता है काफ़ी बार आपके एग्जाम में। और रो ऑफ लिक्विड कितना है, 0.8। और इनफैक्ट इस केस में तो कैलकुलेशन भी काफ़ी इजी है, ठीक है। चलो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। रो ऑफ मटेरियल ऊपर आएगा जो कि 1.6 है, नीचे आएगा रो ऑफ मटेरियल 1.6 माइनस 0.8, जो कि दोबारा 0.8 ही बनने वाला है, 1.6 माइनस 0.8 मैथमेटिकली। तो वैल्यू ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना हो गया, 1.6 डिवाइडेड बाई 0.8, जो कि बन गया 2। तो ये समझ लीजिए कि आपका जो फाइनल जो फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, वो हाफ हो गया इस लिक्विड की वजह से, क्योंकि उसका डायरेक्टिव कांस्टेंट 2 है। बस यही हो गई आपकी मतलब फाइनल कंक्लूजन, क्वेश्चन भी खत्म। काफी पॉपुलर क्वेश्चन है ये, काफी मतलब काफी बार डिफरेंट डिफरेंट तरीके से पूछा गया है, इसीलिए हमने इस क्वेश्चन को देख लिया। चलो अभी देखते हैं दूसरा टाइप ऑफ क्वेश्चन, इसमें जो काफ़ी मतलब इंटरेस्टिंग भी है, और इसके बाद आप अच्छे से समझ भी लोगे, एक बार फील्ड का भी अच्छे से रिवीजन हो जाएगा। और जो पहली क्वेश्चन है जेई मेंस का क्वेश्चन है, वो जेई एडवांस में भी पूछा गया है। अब बात करते हैं एक जेई एडवांस क्वेश्चन के बारे में, और ये काफ़ी इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है। यहाँ पे आपको एक डायग्राम दिया गया है, अगर ऑब्जर्व कर रहे हो तो लेफ्ट हैंड टॉप कॉर्नर में, या एक Q1 दिया गया है, Q2 दिया गया है। तो वहाँ पे बोला गया है कि electric field lines exist for the system of charges of Q1 and Q2. They are fixed at two different points on x-axis as shown in the figure. Then these lines suggest, तो यहाँ पे क्या क्या चीज को कंपेयर कर रही है, एक्चुअली मल्टीपल करेक्ट ऑप्शन क्वेश्चन है। तो यहाँ पे ऑब्जर्व करिए, ये बात कर रहे हैं Q1 इज ग्रेटर देन Q2, और यहाँ पे दूसरी ऑप्शन थी कि Q2 इज ग्रेटर देन Q1, मैग्नीट्यूड की एब्सोल्यूट मैग्नीट्यूड कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है। ये ऑपोजिट टाइप भी तो हो ही सकते हैं, और यहाँ पे इनफैक्ट ये ऑपोजिट टाइप के चार्जेस है ही, मतलब ये अनलाइक चार्जेस है, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं मैग्नीट्यूड को कंपेयर कर रहे हैं। एंड एट अ फाइनाइट डिस्टेंस ऑफ Q1 द इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0, एट अ फाइनाइट डिस्टेंस टू द राइट ऑफ Q2, यहाँ पे टू द लेफ्ट ऑफ Q1 था, और यहाँ पे टू द राइट ऑफ Q2 था। तो इस साइड पे ये पूछ रहे कि इसके इस साइड पे मैग्नीट्यूड 0 होगा, या फिर पहले इसकी इस साइड पे मैग्नीट्यूड 0 होगा, ठीक है। चलो पहले शुरू करते हैं इस पे एक एनालिसिस। यहाँ पे देखोगे तो ये फील्ड लाइंस तो कांस्टेंट होने ही वाले हैं, ये फील्ड लाइंस जो है हमें कुछ नहीं बता रहे, ये फील्ड लाइंस हमें कुछ नहीं ही बताने वाले हैं, ठीक है, क्योंकि ये दोनों के बीच के इंट्रैक्शन लाइंस है ना, तो इसमें से हमें कुछ आइडिया तो मिलेगा नहीं। और फील्ड लाइंस तो एक इमेजिनरी लाइंस है जो कि ये चार्ज का वैल्यू बता सकता है।
और यहाँ पे देखो कितनी सारी है, 2 है, और यहाँ पे कितना है, लगभग 6 लाइन्स है, 1 2 3, ऊपर ही 3 हो गया और नीचे भी 3 हो गया, तो टोटल कितने हो गए, 6 लाइन्स हो गए। यहाँ पे 6 लाइन्स हो गए, यहाँ पे 2 लाइन्स हो गए, यहाँ पे 2 लाइन्स उस चार्जेस की अंदर आ रही है, यहाँ पे 6 लाइन्स बाहर जा रही है, इनफैक्ट पॉजिटिव चार्ज है। तो ये क्या हो गया, मैग्नीट्यूड जिसमें ज्यादा लाइन्स है, यहाँ पे 6 लाइन है, तो इसकी मैग्नीट्यूड ज्यादा हो गई। बहुत सिंपल सी बात है, क्योंकि फील्ड लाइंस उसका मतलब फील्ड स्ट्रेंथ को एक्सप्रेस करता है। धीरे धीरे ये बात भी समझ जाओगे फ्यूचर में कि फील्ड स्ट्रेंथ क्या होता है एक्सेट्रा। हम बस एक छोटी सी चीज यहाँ पे करना चाहते हैं जो कि हमें नेक्स्ट टाइम भी काम आ जाए, जो कि ये हो गया Q1 का मैग्नीट्यूड हो गया Q2 से ग्रेटर। पहले इसको, इस चीज को कंक्लूड कर लेंगे तो जान लेंगे कि कहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होने वाला। तो चलो ये तो हो गया, क्योंकि यहां पे ज्यादा लाइंस है, तो हमारा ऑप्शन ए तो करेक्ट हो गया। ठीक है, अभी हमें दूसरा चीज एनालाइज करना है। देखो एक सिंपल सी चीज है कि ये काफी छोटा मैग्नीट्यूड चार्ज है जो Q2 है, तो हमेशा इसकी साइड पे ही जीरो होती है। यहां पे कहीं पे एक डिस्टेंस x मान लोगे Q2 से, वहां पे जीरो होने का चांसेस होती है, जबकि इस साइड पे, इस साइड के चार्ज लाइक लेफ्ट ऑफ ये जो लार्जर मैग्नीट्यूड साइड है, यहां पे कभी जीरो होगी नहीं, क्योंकि हमेशा यहां पे Q1 का इन्फ्लुएंस ज्यादा होने वाला है और डिस्टेंस भी कम है। ये चीज अगर मैं आपको याद कराऊं तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r², जो डिस्टेंस है। यहाँ पे R1 R2 की बात कर रहे हैं, एग्जैक्टली आप जैसे समझ रहे हो, सही बात समझ रहे हो। यहाँ पे मैं x डाल दूं तो ये मान लो कि हम लोग पहले करते हैं लेफ्ट ऑफ Q1 की एनालिसिस। लेफ्ट ऑफ Q1 में फोर्स ड्यू टू Q1 क्या होगा, लाइक K इंटू सम, लाइक फील्ड की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो फिर भी आपको मैं एक काइंड ऑफ एक अंडरस्टैंडिंग दे देता हूँ फील्ड की। इस क्वेश्चन के साथ साथ आप पूरी तरह से समझ जाओगे यहाँ पे कि ये क्या, किस चीज़ की बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया एक टेस्ट चार्ज मान लो, जनरली यही तो फील्ड का कॉन्सेप्ट होता है। एक टेस्ट चार्ज मान लिया मैंने, तो ये बोल दिया कि एक टेस्ट चार्ज है Q0 पे क्या फोर्स लग रहा है। इसको एनालाइज करने की तरीका ही होता है हमारा जो फील्ड। ठीक है, फोर्स, और एक बार फोर्स समझ गए हो तो फील्ड कुछ खास चीज है ही नहीं। और F ऑफ Q2 क्या हो गया, इन दोनों के बीच का कोई डिस्टेंस है मान लो D, तो उसको भी ऐड करो तो डिनोमिनेटर तो काफी बढ़ गया, न्यूमरेटर तो वैसा ही छोटा है Q2 की। ठीक है, तो ठीक है, तो यहां पे देखोगे तो डिनोमिनेटर का वैल्यू भी बढ़ गया, सॉरी, और इसकी न्यूमरेटर की वैल्यू भी कम है। डिनोमिनेटर का वैल्यू भी बढ़ गया, न्यूमरेटर का वैल्यू भी कम है, तो हमेशा हमेशा लेफ्ट साइड की बात करें तो f ऑफ Q1 इज ऑलवेज गोइंग टू बी ग्रेटर देन f ऑफ Q2। ठीक, अगर इस चीज को समझ लिए तो यहां पे कभी भी जीरो नहीं हो सकता। और सिमिलरली अगर आप कैलकुलेट करोगे तो यहां पे कहीं पे मिल जाएगा जहां पे ये जीरो होने वाला हो। ठीक है, क्योंकि यहां पे उल्टा मतलब d प्लस एक्स स्क्वायर उसके डिनोमिनेटर पे आ जाएगा, एक्स स्क्वायर इसके डिनोमिनेटर पे आ जाएगा, दोनों को इक्वेट करो, कोई ना कोई Q2/Q1 का रेशियो मिलेगा, जहां पे d लाइक Q1/Q2 का रेशियो मिलेगा, जो कि d प्लस एक्स ऑफ होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स ऑफ होल स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, अब इसी चीज को एनालाइज करके देखो, ये बिल्कुल ऐसा आएगा। मुझे लगता है कि आपको एक थोड़ा बहुत फील्ड का भी इंट्रोडक्शन मिल गया होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कंप्लीटली समझ आ गया होगा, जो कि कुलम्स लॉ ने समझाया हमें, या फिर कुलम्स ने हमें समझाया।
और आपको इसकी थोड़ी हिस्ट्री, इसकी थोड़ी मतलब लाइक इसके पीछे जो एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट किए थे उसके बारे में, उसकी इन्वेंशंस के बारे में सब कुछ अच्छे से समझ में आ गया होगा मुझे लगता है। अब हम धीरे धीरे बाकी टॉपिक्स को भी समझेंगे। तब तक आप एंजॉय करिए, मज़े करिए ऐसे लेक्चर्स को। और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।